अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले मथुरा से ही करेंगे, जहां पर वृंदावन के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव चल रहा है। आज इस ब्रह्मोत्सव का चौथा दिन है। श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव को उत्तर भारत में रथ का मेला के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भगवान रंगनाथ अपने अलग अलग वाहनों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। इस ब्रह्मोत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन पहुंच रहे हैं। ये शानदार आतिशबाजी, जयकारों की गूंज और भक्ति में मगन श्रद्धालु। ये तस्वीरें ब्रह्मोत्सव की है, जो वृंदावन धाम से आई हैं। जहां इन दिनों इस ब्रह्मोत्सव की रौनक सुबह शाम देखने को मिल रही है। हर साल ये ब्रह्मोत्सव होली के तुरंत बाद बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल भी ब्रह्मोत्सव की शुरुआत 7 मार्च को पूजा पाठ और अनुष्ठान के साथ हुई। इसके बाद हर रोज ब्रह्मोत्सव से जुड़े आयोजन श्री रंगनाथ मंदिर में हो रहे हैं, जिसे लेकर भगवान रंगनाथ के भक्तों में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। ये खूबसूरत रंगोलियां भगवान रंगनाथ के स्वागत में इन भक्तों ने बनाई है। हमने इसमें 6 से 7 रंगों का प्रयोग किया है। हमें समय समथिंग कम से कम हमें 2 से 3 घंटे लग चुके हैं इस रंगोली में। ये किसके लिए बनाई गई है? ठाकुर जी की सवारी के लिए बनाई गई है, उनके स्वागत के लिए। सब भक्तों ने बढ़िया दिवाली बनाई है, धूमधाम से पटाखे फोड़े हैं और भक्तों के घर घर में आनंद हुआ है। सबके घर में उजाला हुआ है। रावण का जो डर था, भय था, वो मिट गया। वो भक्तवत्सल भगवान की, रंगमंडार भगवान की। भगवान श्री रंगनाथ मंदिर के इस ब्रह्मोत्सव को उत्तर भारत में रथ का मेला के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान रंगनाथ सोने चांदी से बने वाहनों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं। ये परंपरा आज भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ निभाई जा रही है। परंपरा के मुताबिक खूबसूरत रथ पर सवार होकर जब भगवान रंगनाथ नगर भ्रमण पर निकले, तो उनके दर्शनों के लिए वृंदावन की गलियों में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ आया। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई ब्रह्मोत्सव के रंग में रंगा नजर आया। बड़ा धूमधाम से विशाल मेला ये किया जाता है। रथ का मेला इसको बोला जाता है। ये कितने दिन तक चलता है? 10 दिन चलता है। सुबह शाम भगवान को पालकी में रथ पर विराजमान होकर के निकाला जाता है। रथ का मेला हर साल लगता है, हर वर्ष नए तरह से, बढ़िया तरह से लगता है और खूब आनंद लेते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हुई मंदिर में अंदर जाके, बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने यहाँ? सवारी भगवान की सवारी देखी, रंगनाथ भगवान की। और यहाँ भी जो आपकी सवारी हुई थी, वो कैसी लगी आपको? वो भी बहुत बेहतरीन थी। वो देख के हमारा तो मन ही खुश हो गया। आज के दिन बड़ा विशेष उत्सव होता है। हनुमान जी पे विराजमान होकर रंगनाथ भगवान निकलते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, और सब ठाकुर तो अपने मंदिरों में विराजमान रहते हैं। यही ठाकुर ऐसे हैं जो भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। आज के दिन बड़ी विशेष आतिशबाजी होती है, जिसको देखने के लिए पूरा वृंदावन शहर आता है। यही एक ऐसा मेला है वृंदावन में, रथ का मेला, जिसको के पूरा वृंदावन शहर, आसपास के गांव के लोग, दूर दराज से भक्त लोग यहाँ मंदिर का उत्सव दर्शन करने आते हैं। वृंदावन का ये रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसे दिव्य देश की उपाधि हासिल है, यानी वो देव स्थान जहाँ हर दिन भगवान का उत्सव हो। इन्हीं उत्सवों में प्रमुख है ब्रह्मोत्सव, जिसके बारे में कहा जाता है कि खुद ब्रह्मा जी ने ये उत्सव भगवान नारायण के लिए किया था। बताया जा रहा है इस ब्रह्मोत्सव के दौरान 12 मार्च को भगवान कांच के विमान में विराजमान होकर
भक्तों के साथ होली खेलेंगे। पहले भगवान पर चांदी से बनी पिचकारी से रंग डाला जाएगा। इसके बाद भगवान की सवारी नगर भ्रमण करते हुए भक्तों पर रंग और गुलाल डालते हुए निकलेगी। ये ब्रह्मोत्सव का अर्थ ही है कि ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया वो उत्सव है। ये 10 दिन तक चलता है ये उत्सव। तो ब्रह्मोत्सव का प्रारंभ जो है सबसे पहले मिथुन ग्रहण से होता है, जहाँ पर विश्वक्सेन जी जो है परीक्षण करते हैं जहाँ जहाँ भगवान जाते हैं। फिर उसके बाद जो है अगले दिन जो प्रथम दिन से शुरू होता है। जो प्रथम दिन जो होता है वो पूर्ण कोटि होता है। पूर्ण कोटि का विमान जो है उसकी सवारी निकलती है और उससे पहले ध्वजा आरोहण होता है। तो ध्वजा आरोहण जो है गरुड़ जी की जो है स्तंभ में पहुंचते हैं और वो वहां से निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ये जो अलौकिक उत्सव है ये हर दिन 10 दिन में जो है हर दिन सुबह और शाम को भगवान की भव्य और दिव्य जो सवारी है वो निकलती ही रहती है। लेकिन ब्रह्मोत्सव का मुख्य आकर्षण चंदन से बना विशालकाय रथ है, जिसमें 13 मार्च को भगवान श्री रंगनाथ, श्री देवी और भूदेवी के साथ विराजित होकर भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। इसके बाद 14 मार्च को भव्य आतिशबाजी का आयोजन श्री रंग जी के बड़े बगीचा में किया जाएगा और फिर दिव्य महोत्सव का समापन 16 मार्च को अद्वितीय पुष्पक विमान से होगा। 10 दिन में अलग अलग वाहनों पे, कभी गरुड़ जी पे, कभी हंस पे, कभी शेषनाग पे, कभी सिंह शार्दुल पे ठाकुर जी अलग अलग विराजमान होके भ्रमण करेंगे 10 दिन तक। खास बात यह है कि जितनी ही भव्य इस ब्रह्मोत्सव की शुरुआत है, उतना ही भव्य इसका समापन होगा, जिसमें देश भर से लोग शामिल होंगे। भक्तों की ये भीड़ सैकड़ों और हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होगी, ताकि भगवान के रथ को खींचकर पुण्य कमा सकें। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात मौसम की कर लेते हैं। मार्च के इस महीने में मौसम का अजब गजब मिजाज देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों जहां बर्फबारी और बारिश हो रही है, वहीं देश के कुछ राज्यों में पारा अभी से ही 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कुछ शहरों में सुबह सवेरे कोहरा देखने को मिला। आखिर मौसम का ये मिजाज क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। मार्च के इस महीने में मौसम का अजब गजब मिजाज पहाड़ से लेकर मैदान तक देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें मौसम के इस मिजाज को बयां करने के लिए काफी हैं। कारगिल के द्रास में जहां बर्फबारी लोगों को ठिठुरा रही है, वहीं राजस्थान में चढ़ता पारा लोगों को झुलसा रहा है, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह सवेरे कोहरा देखकर ही लोग हैरान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस समय कई वायुमंडलीय दबाव एक साथ सक्रिय है, जिसके चलते अलग अलग इलाकों में मौसम का ये हाल देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों के लिए भी कहीं बर्फबारी की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी का अनुमान जताया गया है। उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला, जिसने दिल्ली से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को अचंभे में डाल दिया। एक तरफ तो मार्च का महीना जहां तापमान 35 डिग्री को छू रहा है, हीट वेव चल रही है, उसी बीच सुबह सुबह लोग घने कोहरे को देखकर अचंभे में पड़ गए। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी 2008 मार्च में ऐसा ही वेदर का पैटर्न देखा गया, जहां मार्च के महीने लोगों को घना कोहरा देखने को मिला। एक तरफ तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश, और वहीं दूसरी तरफ आज सुबह जो विजिबिलिटी हिंडोन एयरपोर्ट पर देखी गई 600 मीटर मापी गई। इसी बीच मौसम विभाग का कहना कि आने वाले कुछ दिनों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश भी देखी जा सकती है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखी जा सकती है। आमतौर पर मार्च का महीना मौसम के लिहाज से काफी बेहतर रहता है, न ज्यादा गर्मी होती है और न ही ज्यादा सर्दी। लेकिन इस साल मैदानी राज्यों में अभी से गर्मी के तेवर ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। खासकर राजस्थान और विदर्भ के इलाकों में तो सूरज की तपिश दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हालात ये हैं कि कुछ इलाकों में तो पारा 40 पार कर गया है। ऐसे में लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस और शिकंजी का सहारा लेने को मजबूर हैं। राजस्थान में अभी प्रचंड गर्मी का समय चल रहा है।
मार्च का अभी दूसरा हफ्ता चल ही रहा है, पर महसूस ऐसा हो रहा है जैसे अभी जून या जुलाई का महीना हो, क्योंकि ये जो गर्मी है ये बहुत तेज़ हो चुकी है, धूप बहुत तेज़ है और टेम्परेचर राजस्थान में अभी हो चुका है 40 पार। बाड़मेर में अभी का करंट टेम्परेचर 40.4 डिग्री सेल्सियस क्रॉस हो चुका है। वहीं बचे हुए राजस्थान के अलग अलग हिस्सों की मैं बात करूं तो यहाँ अभी नॉर्मल टेम्परेचर करीबन 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, जो कि नॉर्मल से अभी 4 से 10 डिग्री ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़्यादा अबव नॉर्मल सिचुएशन चल रही है और आने वाले 2 दिन में भी मौसम विभाग का यही कहना है कि इसमें इस गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम तो अब जिस हिसाब से अभी मार्च में इतनी गर्मी हो रही है तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लू की संभावना मेरे को ज़्यादा लग रही है और धीरे धीरे जिस हिसाब से गर्मी जो है अभी से ही चिलचिलाती धूप बदन पे लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अप्रैल और मई में इसकी ज़्यादा हालत बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इसमें धूप की तपिश ज़्यादा हो जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसके असर से मौसम के रुख में बदलाव देखने को मिलेगा और 14 से 15 मार्च को आंधी बारिश होने की भी संभावना है। अगर मौसम विभाग का ये अनुमान सच साबित हुआ तो राजस्थान के लोगों के लिए ये खबर गर्मी से थोड़ी राहत जरूर देने वाली है। 14-15 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा और इसका असर राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिलेगा और इसी के असर से आप देखेंगे कि तापमान में 12 मार्च से ही खासकर जो है वो दक्षिण पश्चिमी और उत्तरी भागों में एक बार आप देखेंगे हल्की गिरावट शुरू हो जाएगी। वहीं नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 14-15 मार्च को आंधी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है और इसके असर से फिर से तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल जो हीट वेव का स्पेल राजस्थान के ऊपर जो जारी है ये अगले 48 घंटे और इसी तरह से बना रहेगा। हालांकि 11-12 मार्च के बाद तापमान में गिरावट होगी और 14 मार्च के आसपास में एक नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य में कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेघ गर्जन और कहीं कहीं आंधी के साथ में हल्की बारिश होने की संभावना है। अकेले राजस्थान ही नहीं बल्कि पहाड़ी राज्यों खासकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते तापमान में 2 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। जबकि दिल्ली एनसीआर में अगले 5 दिनों तक बादलों की आवाजाही बने रहने की संभावना है। इस दौरान सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल भी देखने को मिलेगा, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। फिर से फीबल WDs 2 आ रहे हैं 15-16 के बीच में भी और 17-18 के बीच में भी, तो उस बीच भी जो है लाइट रेन के चांस हैं खासकर मैदानी इलाकों में और वहीं पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी। तो ओवरऑल जो है फिलहाल 20 मार्च तक कोई ऐसे मेजर रेन स्नो का फोकास्ट नहीं है, लेकिन मौसम पूरी तरह ड्राई भी नहीं है। तो जो टिपिकल आपका स्प्रिंग सीज़न का जो वेदर रहता है, बीच-बीच में धूप, बीच-बीच में क्लाउडी वेदर या हल्की बारिशें थंडर के साथ, तो इस टाइप का वेदर जो है अगले आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन तक रह सकते हैं। जो वेदर एक्टिविटी है 11 और 12 मार्च को जो प्रदेश के जो क्षेत्र हैं जिसमें विशेषतः कांगड़ा, मंडी है, कुल्लू है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, चंबा, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और इसी दौरान जो वेदर एक्टिविटी 11 और 12 मार्च को जो देखने को मिलेगी, जो हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मिडिल कुछ क्षेत्र है, इसके चलते जो तापमान में देखिए एवरेज 2 से 5 डिग्री की गिरावट होने की संभावना बनी रहेगी। कुल मिलाकर मौसम के मिजाज में चल रहे इस उतार चढ़ाव को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बीमारी को बुलावा दे सकती है। दिल्ली से अनमोल बाली, जयपुर से रिदम जैन और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अगली अच्छी खबर है जयपुर से, जहां करीब 30 साल बाद आमेर किले के सामने मौजूद ऐतिहासिक मठवा सरोवर में फिर से बोटिंग सेवा शुरू की गई है। और बोटिंग सेवा की शुरुआत संत सर्वानंद दास स्वामी की मौजूदगी में की गई। पर्यटन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस बोटिंग सेवा से जयपुर के पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। शांत पानी में तैरती नावें,
पहाड़ पर शान से खड़ा आमेर फोर्ट और चारों तरफ अरावली की खूबसूरत वादियां। मावठा सरोवर का ये नजारा अब पर्यटकों को और भी करीब से देखने को मिल सकेगा, क्योंकि करीब 30 साल बाद यहाँ फिर से बोटिंग शुरू हो रही है। जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर वो जगह है जो हाल ही में बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मानी गई है और यहाँ पे करीबन 30 साल बाद आमेर के मावठा लेक में बोटिंग शुरू हुई है। करीबन 50 बोट यहाँ पे लेके आई गई है, जिसमें स्पीड बोट्स भी हैं, साइकिल बोट्स भी हैं और साथ ही साथ में डल लेक की तर्ज पे आई हुई शिकारा बोट भी है, जो यहाँ पे लोगों को जो राजस्थान आ रहे हैं वो भी यहाँ पे कश्मीर की फील ले सके, तो वो सब यहाँ पे लाया गया है। टूरिज्म को बढ़ावा देने का ही एक तरीका है और एक और एडवेंचर स्पोर्ट यहाँ पे ऐड किया गया है। झील के बीच नाव की सैर करते हुए पर्यटक आमेर महल की भव्यता के साथ ही कुदरती खूबसूरती और पहाड़ियों के मनमोहक नजारों का आनंद ले सकेंगे। पानी के बीच से किले को देखना अपने आप में एक अलग और यादगार अनुभव होगा। विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ जयपुर बोटिंग सेवा का शुभारंभ किया गया। बोट है जो इसमें कुछ 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए अलग अलग कंपनी लेके आई है, शिकारा बोट वगैरह। मैं तो ये समझता हूँ कि आने वाले समय के ऊपर मैं श्योर हूँ कि जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है, इनको 50 बोटें और लानी ही पड़ेगी। ये एलिफेंट राइड यहाँ पे हाइकिंग और ट्रैकिंग एक बहुत बड़ा एडवेंचर आजकल आ चुका है कि यंगस्टर सुबह सुबह मॉर्निंग में आते हैं, हाइकिंग और ट्रैकिंग यहाँ पे करते हैं। अब ये बोट वाला हो गया है। और इसके अलावा आमेर फोर्ट को अगर आप देखते हैं तो आज प्री वेडिंग के रूप के अंदर देखे तो वर्ल्ड के मैप के ऊपर आ गया है। पर्यटकों के लिए यहाँ बोटिंग के लिए कई विकल्प तैयार किए गए हैं। झील में शिकारा बोट, पैडल बोट और साइकिल बोट जैसी सुविधाएं तो हैं ही, लेकिन स्पीड बोट का रोमांच लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने की उम्मीद है। अब तक लगभग 50 बोट्स यहाँ पहुँच चुकी हैं। 25 बोट्स हमारे पास पैडल बोट्स हैं, 4 हमारे पास शिकारा है, 4 हेरिटेज बोट है, 4 पेंडुलम है और 4 इको फ्रेंडली है। और बाकी अगर टूरिस्ट ज्यादा रहा, मेरे हिसाब से टूरिस्ट बढ़ेगा ही, उस हिसाब से हम 50 से प्लस बोटें कर देंगे यहाँ पे। पैडल बोट्स में 4 भी अवेलेबल है और जो इको फ्रेंडली है वो 28 सीटर है। शिकारा में 4 लोग रह सकते हैं और जो हेरिटेज वाली है उसमें 26 सीटर है। पर्यटकों के लिए बोटिंग सेवा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगी। किराया भी लगभग 200 से 800 रुपए रहेगा। जयपुर में तो पहली बार ऐसी चीजें हो रही है तो बहुत अच्छा लगा, जिसमें स्पीड बोट भी है, साइकिल भी है, तो और 30 साल बाद में स्टार्ट हो रहा है, तो जयपुर के टूरिज्म के लिए भी सबसे बेस्ट चीज़ है। ये मावठा झील के अंदर जो बोटिंग शुरू हुई है, मेरे ख्याल से राजस्थान में एकमात्र ऐसी जगह होगी जहां बोटिंग के साथ साथ में आप इतने अच्छे सुंदर दृश्यों का भी आप आनंद लेंगे। और आमेर महल की जो भव्यता है, जो उसको अंदर देखने से तो लगती है, लेकिन जब झील में बैठ के, नाव में बैठ के आप जब आमेर को निहारते हैं तो वो एक दृश्य बिल्कुल अलग होता है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य दिखा, बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और तीनों तरह की बोट का एक्सपीरियंस लिया, तो बहुत ही अच्छा जयपुर को ये उपहार के तौर पर मिला है। करीब 3 दशक बाद मावठा सरोवर में बोटिंग सेवा की वापसी से आमेर का ये इलाका एक बार फिर पर्यटकों के लिए और ज्यादा आकर्षण बन गया है। अब यहाँ आने वाले लोग आमेर किले की भव्यता को पानी के बीच से देखने का अनोखा अनुभव भी ले सकेंगे। प्लान लंबे समय से चल रहा था, पर फाइनली जयपुर का मावठा झील इसे लेके आ चुका है। बहुत ही मिनिमल चार्जेस है, मात्र 200 से लेके 800 रुपए के बीच में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ से आता है। एक तरफ जयपुर का आमेर फोर्ट और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियाँ। बहुत ही खूबसूरत ये व्यू है, क्योंकि जयपुर क्योंकि राजस्थान जाना जाता है अपने डेजर्ट के लिए, गर्मी के लिए, पर जयपुर ये दिखाता है कि यहाँ सिर्फ गर्मी नहीं है, यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं,
पानी भी है, फोर्ट्स भी है, तो जो संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, वो यहाँ पे एक साथ एक ही जगह पे अगर आपको पानी में बैठ के बोटिंग के साथ साथ देखने को मिले तो वो मजा कुछ और ही होता है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज टुडे, जयपुर। हैदराबाद में परंपरा और आधुनिक कारोबार का संगम है। सदियों पुरानी सुगंध संस्कृति है। यहाँ पर इत्र कारोबार आज भी फल फूल रहा है, खास करके रमजान के मौके पर जहाँ इत्र की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हैदराबाद, जिसे दुनिया भर में मोतियों का शहर कहा जाता है, अपनी बेमिसाल तहजीब, ऐतिहासिक इमारतों और लजीज पकवानों के लिए मशहूर है। लेकिन इस शहर की एक और पहचान है जो यहाँ की हवाओं में रची बसी है, वो है यहाँ के इत्र की खुशबू। यहाँ पर इत्र की बोतलों की कतारों से सजी पारंपरिक इत्र की दुकान में प्राकृतिक इत्र बनाने की कला आज भी जीवंत है। अतर का इस्तेमाल पुराने लोग और जैसा कि मिडिल एज के लोग हैं, वो लोग जो है ना ज़्यादा प्रेफर अतर को ही करते हैं, क्योंकि अतर और परफ्यूम स्प्रे में जो बेसिक फ़र्क होता है, उसमें थोड़े से अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स होते हैं। अतर में जो है ना डायरेक्ट अतर होता है, डायरेक्ट खुशबू होती है, उसमें जो है ना अल्कोहल वगैरह का यूज़ नहीं होता है। अत्तर फूलों, जड़ी बूटियों और सुगंधित लकड़ियों से प्राप्त एक प्राकृतिक इत्र पीढ़ियों से सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग रहा है। आधुनिक अल्कोहल आधारित इत्रों के विपरीत इत्र एक नाजुक डिस्टिलेशन प्रक्रिया के जरिए तैयार किया जाता है, जो गुलाब, चमेली, चंदन और कस्तूरी जैसी प्राकृतिक चीजों से तैयार होता है। हैदराबाद का इत्र उद्योग अंतर्राष्ट्रीय खुशबू ब्रांडों के युग में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने में कामयाब रहा है। यहाँ आज भी ग्राहक इत्र की प्रामाणिकता, लंबे समय तक टिकने वाली सुगंध और प्राकृतिक संरचना की सराहना करते हैं। आज कई लोग शुद्धता और अल्कोहल की अनुपस्थिति के कारण पारंपरिक इत्रों की ओर लौट रहे हैं। इत्र न केवल अपनी खुशबू के लिए बल्कि अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए भी कीमती साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत सुंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।